और हैदराबाद का निकाय चुनाव इस वक्त नेशनल हेडलाइन बना हुआ है। ये भले ही निकाय चुनाव है, लेकिन बीजेपी ने इसके जरिए हैदराबाद में ओवैसी की निजामशाही खत्म करने की ठान ली है। सिकंदराबाद से फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। जब एयरपोर्ट पर भी अमित शाह जैसे ही पहुंचे तो जोरदार स्वागत हुआ और उसके बाद लगभग 20 से 25 मिनट तक उन्होंने महालक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की, आरती में हिस्सा लिया। और ये तीसरी तस्वीर उस रोड शो की जहां हर तरफ लोगों की भारी भीड़। इससे पहले बता दें, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ के बाद आज ये अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में मौजूद हैं और सिकंदराबाद में ही शाह के इस रोड शो की शुरुआत हो गई है। पूरा सिकंदराबाद केसरिया रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी ब्रदर्स का ब्लड प्रेशर क्या वाकई बढ़ा हुआ है? बीजेपी ने इस निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रचार का ये आखिरी दिन है, ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और बीजेपी के स्टार प्रचारक इससे पहले यहां पर वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन आज का ये आखिरी दिन, प्रचार का ये आखिरी दिन, जिस दिन खुद अपने हाथ में कमान संभाली है अमित शाह ने, हैदराबाद में उनके इस रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। टी राघवन, इंडिया टीवी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। और राघवन, यही सबसे बड़ी बात कि ये निकाय चुनाव, लेकिन बीजेपी ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, जिस तरह से केसीआर ने पहले ये कहा था कि ये गली का चुनाव है, ओवैसी भी ये कह रहे थे बड़े बड़े नेताओं का यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन बीजेपी ने पूरे नैरेटिव को चेंज कर रख दिया है। पर पूरी ताकत बीजेपी ने यहाँ पर झोंक दी है। बजट साफ है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि जिस तरह से पिछले 6 साल का शासन केसीआर का रहा है, तो अच्छा उनको माहौल यहाँ पर क्या है तो बीजेपी बनाने के लिए तैयार है। सिकंदराबाद से वाराणसी आती ये रोड को अमित शाह का शुरू हो गया है, जो सीताफल मंडी की तरफ बढ़ रहा है। अभी हम अभी पीछे हैं उस रोड हो गया और यहाँ से आप देख सकते हैं लगातार कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तक का ट्रैफिक जो है वो लगा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद में नेता कार्यकर्ता समर्थक वहाँ पर जीते हैं। आप दिन है और ज्यादा ताकत दिखानी है बीजेपी के लिए। शक्ति परीक्षण का ये आखिरी मौका है पहले, और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर उसको यहाँ पर काम किया गया है और अमित शाह को यहाँ पर बुलाया गया है। क्लियर मैसेज जो ये कमी है अब तो वक्त आ गया है। बार बार हर इस बात को जिक्र करता है कि हैदराबाद को भाग्य नगर में बदल दिया जाए, यानी हैदराबाद में सत्ता पलट हो, बीजेपी को जीएचएमसी का शासन दे दिया जाए। इसके लिए ये कवायद है और आज इस बात से बीजेपी बहुत बड़ा यहाँ पर कर रही है। राघवन, आप इस वक्त उसी रोड शो का हिस्सा हैं। हालांकि बीच बीच में आपकी आवाज़ भी ठीक नहीं आ रही थी, लेकिन ये तस्वीरें कई मायनों में खास है क्योंकि सिकंदराबाद में जारी इस रोड शो में लोगों की ना सिर्फ भारी भीड़ बल्कि लोगों का ज़बरदस्त उत्साह नज़र आ रहा है और कैसे फूल बरसाते हुए और हर तरफ केसरिया रंग में यहाँ झंडे लहराते हुए लोग स्वागत कर रहे हैं अमित शाह का। और सिकंदराबाद से ये जो सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगभग 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा जिसकी शुरुआत सिकंदराबाद से की है और आगे सनत नगर से जुबली हिल्स की तरफ ये रोड शो आगे बढ़ेगा। राघवन, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, आप साफ बता रहे थे कि कैसे बीजेपी ने इस पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी ने जिस तरह से अपने स्टार प्रचारक उतारे तो सवाल उठाए गए। योगी आदित्यनाथ ने अगर हैदराबाद के नाम बदलने की बात की तो भी बवाल हुआ। राघवन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राघवन से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो भी इसी रोड शो का इस वक्त हिस्सा है जहां पर देखिए लोगों ने अलग अलग अंदाज अपनाए हैं। अलग अलग अंदाज में इस बीच ये रोड शो की ये दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं और सभी लोग अपने खास अंदाज में यहां पर अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं और भारी समर्थन ये जो नज़र आ रहा है, ये क्या वाकई कई मायनों में टेंशन बढ़ा देगा ओवैसी ब्रदर्स की, क्योंकि अभी तक जितना चुनाव प्रचार हुआ है उस दौरान हमने देखा कई बयानबाजी हुई और कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए गए। टी राघवन, क्या राघवन आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सुरभि, बताइए। राघवन, यही सवाल था, बीजेपी ने स्टार प्रचारक उतारे तो सवाल हुए, योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलने की बात की तो बवाल।
जी बिल्कुल, देखिए यही एक मुद्दा जिसको एक्चुअली बीजेपी अपने नैरेटिव के हिसाब से इस पूरे एजेंडा को चलाना चाहती थी हैदराबाद जीएचएमसी के इलेक्शंस को। पहले ओवैसी ब्रदर्स को ऐसा लगा था कि ये उनका गढ़ है, बीजेपी यहाँ पर कुछ ज़्यादा करने वाली नहीं जा रही है, बीजेपी जो कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने एकदम ऑल आउट जंग कह सकते हैं एक बार मजलिस और टीआरएस के खिलाफ छेड़ दिया, अब जो भी एजेंडा बीजेपी की तरफ से सेट किया गया है, अब ओवैसी ब्रदर्स भी उसमें ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। जब इलेक्शन की चुनाव प्रचार की शुरुआत नहीं हुई थी तब ओवैसी का ये कहना था कि इस बार वो बहुत ज़्यादा संयम बरतेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी के आने के बाद ये चुनाव पोलराइज हो जाएं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया है, अब हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से ओवैसी ब्रदर्स के मुंह से भी वो बातें निकल रही है, कह सकते हैं कि उनकी अब वो भी अपना असली रंग दिखाने लगे हैं। हमने देखा कि कल जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के रोड शो में जब योगी आदित्यनाथ ने जय श्री राम के नारे लगवाए, तो उसके तुरंत बाद जो एक जलसा किया अकबरुद्दीन ओवैसी ने, जो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई चंद्रायन गुट्टा से AIMIM के MLA हैं, उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे अपनी तकरीर में लगवाए। तो साफ साफ है कि एक चुनौती जो है बहुत बड़ी यहाँ पर दी गई है। हालांकि इसमें एक बात जोड़नी जरूर होगी कि जो ओल्ड सिटी है वो मजलिस का गढ़ है, वहाँ पर बीजेपी कितनी सेंध लगा पाएगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ सिटी है जहाँ पर तकरीबन 90 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं जीएचएमसी के, जहाँ पर फिलहाल टीआरएस का वर्चस्व है, वहाँ पर जरूर हम कह सकते हैं कि लोगों के घरों तक बीजेपी घुस गई है। अब पोलिंग बूथ तक उन लोगों को लेकर आना और इन वोटों को अपने पक्ष में डलवाना और जीत हासिल करना, ये बीजेपी के लिए चुनौती है। और इसके लिए पहले से ही तैयारी भी कर ली है सुरभि, पहले से ही बीजेपी के जिस आंकड़े में कैंपेनिंग की शुरुआत हमने देखी जेपी नड्डा ने की थी, कहीं ना कहीं उसने भी टीआरएस की टेंशन बढ़ा दी। और तभी हमने सुना कि कैसे उन्होंने कहा कि कुछ विभाजनकारी ताकतें हैदराबाद में घुसकर तबाही मचाना चाहती हैं। क्या अपनी शांति खोने जा रहे हैं लोग? इसी को लेकर वो लोगों के बीच गए। जी बिल्कुल, देखिए यही बात लगातार यहाँ से भी कही जा रही है कि किस तरह से बीजेपी इस पूरे इलेक्शन को एक हिंदू मुस्लिम कर रही है। हमने कल देखा पहली बार अकबरुद्दीन ओवैसी के मुंह से हमें ये सुनने को मिला कि किस तरह उन्होंने लाल दरवाजे में मौजूद महाकाली के मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए का अनुदान टीआरएस की सरकार से दिलवाया। तो कुल मिलाकर ये मजलिस और टीआरएस लगातार इस बात को मजबूती से आगे कर रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर आकर इस पूरे चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान कर रही है। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब इस बात को इजाजत नहीं देगी। हैदराबाद की आवाम बीजेपी के इस चुनावी एजेंडे को बुरी तरह से खारिज कर देगी। लेकिन बीजेपी जिस तरह से पूरे गर्मजोशी के साथ, पूरे उत्साह के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ यहाँ पर इस जीएचएमसी के चुनाव को लड़ रही है, हम लगातार ये कहेंगे कि बीजेपी ने पूरा नैरेटिव जो है इस चुनाव का बदल दिया। जैसा आपने कहा कि इस चुनाव को लोकल से नेशनल लेवल का बना दिया, शायद इस बात की उम्मीद टीआरएस को भी नहीं होगी। यही वजह है कि कल टीआरएस के जो मुख्य नेता हैं, राज्य के सीएम है चंद्रशेखर राव, उनको भी एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग करने पर विवश होना पड़ा। ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब यहाँ पर हैदराबाद में बाढ़ आई थी, लोग कम से कम 25 से 30% हिस्सा हैदराबाद का पूरी तरह से डूबा था, 20,000 से ज़्यादा घर तबाह हुए थे, लाखों लोग परेशानी में आए थे। उस वक्त भी केसीआर अपने घर से बाहर नहीं निकले थे, सिर्फ उनके बेटे और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर केटीआर को उन्होंने हर जगह भेजा था। लेकिन इस बार जैसे ही बीजेपी ने इस पूरे चुनाव का नैरेटिव चेंज किया, सुरभि, केसीआर को भी अब मैदान में उतरना पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि दोनों भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी, उनकी जो स्टाइल है, सुबह घर घर जाकर वोट मांगते हैं और शाम को जलसा करते हैं, वो लगातार उसको कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी बड़ा चैलेंज है, इसलिए क्योंकि पिछली बार उन्होंने 60 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा था जीएचएमसी के इलेक्शन में, लेकिन इस बार सिर्फ 51 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पिछली बार 44 सीटें जीती थी और कम से कम 44 सीटें जीतने का दबाव इस बार उन पर भी है। ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से टीआरएस ने इस बार कह दिया कि उनकी मजलिस से कोई दोस्ती नहीं है, उसकी भी सबसे बड़ी वजह बीजेपी है, क्योंकि टीआरएस को ऐसा लगने लगा था कि अगर वो मजलिस से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, दोस्ती करेंगे, तो हो सकता है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में हो जाए। इसीलिए बहुत संभल कर दोनों ही पार्टियों, मजलिस और टीआरएस ने भी बीजेपी के खिलाफ अपनी बिसात बिछाई है। लेकिन ऐसा लगता है कि फिलहाल चुनावी रंग देखें, चुनावी कैंपेन का तरीका देखें, माहौल देखें, तो इन दोनों ही पार्टियों को फिलहाल बीजेपी पछाड़ती नजर आ रही है। लेकिन नतीजे क्या होंगे ये 4 दिसंबर को ही पता चलेगा। हालांकि अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं कि खुद ओवैसी ने भी कमान संभाली हुई है, बीजेपी से पार पाना भी नाक का सवाल नजर आ रहा है ओवैसी बंधुओं के लिए। जी
बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा कह सकते हैं सुरभि, क्योंकि जिस तरह से एक फोर्ट है ओल्ड सिटी मजलिस का, वहाँ पर बहुत अच्छा वो प्रदर्शन करते रहे, पकड़ मजबूत है। आज भी जब अमित शाह चार मीनार के आसपास थे, भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा कर रहे थे, वहाँ के लोकल लोगों से जब हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ पर आ जाए लेकिन ओल्ड सिटी में MIM को कोई यहाँ पर मात नहीं दे सकता। और ये बात हमने लगातार पिछले हमारे 10 दिन के जगह जगह हर इलाके में हम ओल्ड सिटी के गए, न्यू सिटी के गए, वहाँ पर हमने देखी। लेकिन जहाँ तक 90 सीटों की बात है, क्योंकि जो ओल्ड सिटी है वो 60 सीटों तक, ज़्यादा से ज़्यादा 60 सीटों तक सीमित है, जो 150 में से बाकी सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी का जोर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को भी ऐसा लगता है कि कहीं जो हिंदू पॉकेट्स हैं ओल्ड सिटी में वो कहीं बीजेपी पक्ष में नहीं हो जाए, जो अब तक टीआरएस के पक्ष में रहते थे। कम से कम 5 से 7 सीटें जो है टीआरएस हमेशा ओल्ड सिटी में जीतती आई हैं। अगर बीजेपी एक सीट भी, क्योंकि ओल्ड सिटी का एक हिस्सा घोषा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है सुरभि, और वहाँ से बीजेपी के विधायक हैं राजा सिंह लोध, जो टीआरएस की सुनामी जब आई थी 2018 में 119 में से 100 से ज़्यादा सीटें टीआरएस जीती थी। उस वक्त भी बीजेपी के एक विधायक राजा सिंह लोध उस इलाके से जीत गए थे जहां पर दारुसलाम जो AIMM का हेडक्वार्टर है उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। एक बहुत बड़ी साख का सवाल असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी है कि क्या असेंबली के बाद ओल्ड सिटी के जो इलेक्शंस हैं, GHMC के इलेक्शंस हैं, वहां पर भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर पाती है। अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर पाती तो कहीं में असदुद्दीन ओवैसी की नींद उड़ जाएगी। लेकिन राघवन, हैदराबाद के लोकल बॉडी इलेक्शंस में क्या इससे पहले आपने देखा है किसी पार्टी को इस लेवल पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए? और ये जो रूट है, जो इलाके से ये इनका काफिला गुजर रहा है, ये पूरा रोड शो चल रहा है, यहाँ पर वोटर्स का रुख क्या लगता है? जी देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि ये सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आने वाले इलाके हैं। यहाँ पर पहले से ही बीजेपी काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर किशन रेड्डी जो MOS होम हैं वो यहाँ के सांसद हैं पहले से ही। इससे पहले बंगारू लक्ष्मण के ज़माने से ही कह सकते हैं कि इस एक इलाके में बीजेपी हमेशा से अच्छा करके आई है। लेकिन उसके बाद जब TRS ने अपना वर्चस्व यहाँ पर संभाला, यूनाइटेड आंध्रा से 2 राज्य बटे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, उसके बाद TRS ने इन सब इलाकों में कब्जा कर लिया था। लेकिन एक बार फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी ने ज़बरदस्त कमबैक किया। यूनाइटेड आंध्रा के वक्त बीजेपी के पास 8 MLA थे। 2018 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी शिकस्त मिली, सभी पार्टियों को शिकस्त मिली, क्योंकि उस वक्त तेलंगाना राज्य के गठन के बाद के चंद्रशेखर राव सबसे बड़ा चेहरा थे और उस सेंटिमेंट को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भुनाया। और एक तरह से कह सकते हैं कि हर जगह यहाँ पर कार ही कार नजर आ रही थी, पूरा तेलंगाना गुलाबी रंग से रंग गया था। लेकिन उसके बाद 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट यहाँ पर था। 4 MP बीजेपी के यहाँ से जीते, वोट शेयर जो है वो 24% हो गया। उसके बाद अब जो दुबाका का जो उपचुनाव यहाँ पर हुआ था, हमेशा ये माना जाता है सुरभि कि अगर कोई भी पार्टी सत्ता में हो और उपचुनाव होता है तो वो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक विन विन सिचुएशन होती है। लेकिन दुबाका के उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने KCR के गढ़ में घुसकर TRS के उम्मीदवार को हराया, रघुनंदन राव वहाँ पर बीजेपी के MLA बने, उसके बाद से पूरा का पूरा जो है कह सकते हैं कि बीजेपी का गेम प्लान चेंज हो गया। और यही वजह है कि GHMC के इलेक्शंस को उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि GHMC की लिमिट 4 जिलों को जोड़ती है और इन 4 जिलों के सीटों को देखें तो इसमें 24 विधानसभा की सीटें और 5 लोकसभा की सीटें। और ये एक बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए कि अगर इन 24 विधानसभा की सीटों में और 5 लोकसभा की सीटों में अपना वोट शेयर और बढ़ा पाती है इस GHMC इलेक्शंस के जरिए बीजेपी, तो आने वाले 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में वो CM राघवन, यही मैं आपसे जानना चाहती थी, यही सवाल कि आखिर किस राह में कामयाबी बीजेपी को यहाँ नजर आ रही है। अगर इन 4 जिलों में फैली 24 विधानसभा सीटें, आपको लगता है इसी मकसद के साथ बीजेपी यहाँ पर आई है ताकि वो आगे की अपनी स्थानीय निकाय से लेकर विधानसभा की तरफ वो आगे बढ़ना चाहती है, अपनी राह आसान करना चाहती है। यही हम देख रहे हैं कि लोकल बॉडी चुनाव में भी पूरी ताकत वो झोंक रहे हैं। कहाँ लगता है बीजेपी के लिए राह आसान हो सकती है? देखिए, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि बाकी जो 90 सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी बहुत ही ज़्यादा ताकत भी लगाई है और वहाँ पर लगता है कि बीजेपी लोगों के घर के अंदर घुस गई है, लोगों के दिल में। अब बीजेपी की बात यहाँ पर हैदराबाद की गलियों में कही जाने लगी है, बोली जाने लगी है। बाकी जो ओल्ड सिटी के इलाकों को हटकर अगर हम बात कर ले, ओल्ड सिटी में भी 4-5 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर हम सरप्राइज देख सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी वहाँ पर कड़ी टक्कर दे, क्योंकि बीजेपी के लोकल लीडर जब वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है सुरभि। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा
तादाद में यहाँ से जो ये सीटें, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी निकाल पाती है, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि वोट शेयर अपना बीजेपी जरूर बढ़ा पाएगी यहाँ से। जी, और फिलहाल ये तस्वीरें भी हम उस रोड शो की देख रहे हैं जहां पर फूल बरसाए जा रहे हैं। जिस तरह से धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ है, हालांकि बीच बीच में वो लोगों से बात भी कर रहे हैं। राघवन, देखिए, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अमित शाह रोड शो के जरिए, क्योंकि सड़क के दोनों किनारों पर छतों के ऊपर लोग खड़े हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता समर्थक हैं वो फूलों की टोकरी लेकर छतों पर खड़े रहते हैं, और जैसे ही रोड शो में नेता का रथ निकलता है उनके ऊपर पुष्प की वर्षा होती है। और ये लगातार हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं, जब से जेपी नड्डा, उसके बाद योगी आदित्यनाथ, उसके बाद आज अमित शाह का ये रोड शो है। वाकई में बीजेपी लगातार, हम इस बात को इसलिए इंसिस्ट कर रहे हैं कि बीजेपी, क्योंकि हमने लोगों से भी यहाँ पर बात की शुरू, लगातार इन रैलियों में, रोड शोज के बाद जब हम आम लोगों से बात करते हैं तो उनका भी यही कहना है कि जो यहाँ पर जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक तरह से लोगों के मन में पैठ बना ली है, लोगों के मन में पैठ बना ली है, और लोग जो हैं उनको अब जानने लगे हैं बीजेपी क्या है, ये ताकत क्या है बीजेपी की, ये लोगों को समझ में आ रही है। और मोदी का एक बहुत बड़ा चेहरा जो वो उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर अगर यहाँ वोट पड़ता है तो हो सकता है कि बीजेपी एक बहुत बड़ा सरप्राइज यहाँ से ब्रिंग बैक कर सकती है। चलिए राघवन, ये भी जानना चाहेंगे इस वक्त ये रोड शो कहाँ पहुँचा है और कितनी देर तक अभी ये रोड शो चलेगा, इस बारे में आपसे जानकारी लूँ। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, जल्द वापस लौटेंगे। एक बार फिर से सिकंदराबाद का रुख करेंगे जहाँ इस वक्त अमित शाह का रोड शो जारी है।